आप देख रहे हैं दिल का रिश्ता भाग एक। रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चाहे वह रिश्ता माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो या दोस्ती का हो। ये रिश्ते इंसान को सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान करते हैं। रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते इंसान को कमजोर भी कर देते हैं। और ऐसा तब होता है जब इन प्यार भरे रिश्तों में कड़वाहट खुल जाती है। इसलिए हमें रिश्तों में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार इन खूबसूरत रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार कड़वाहटों की गांठ खोलते खोलते रिश्ते टूट भी जाते हैं, जो फिर जोड़े नहीं जुड़ते। इसीलिए रिश्तों को संभालना बेहद ज़रूरी है। ये कहानी भी तीन ऐसे ही किरदारों के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो अपने रिश्तों को संभालने और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। आबाजी, विराज की माँ। विराज, कल हमें तुम्हारे ससुराल जाना है। तुम्हारे साले की शादी है, यह तो याद है ना तुम्हें? इसीलिए तुम कल ऑफिस की छुट्टी ले लो। विराज, मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत है, जब आपको पता है कि। विराज के बाद बीच में काटती हुई आभा जी बोली, पता है, लेकिन फिर भी जब तक रिश्ता है रिश्तेदारी निभानी तो पड़ेगी ही ना। वैसे भी न्योता उनकी तरफ से आया है, इसीलिए हमें जाना ही होगा। अगर हम उनके न्योते देने पर भी नहीं गए तो एक तरह से ये उनका अपमान होगा। विराज, माँ, अगर हम नहीं भी गए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी यह सब उन्होंने बस लोक दिखाई के लिए ही किया होगा। आभा जी, ठीक है बेटा, अगर उन्होंने ये सब अगर लोक दिखाई के लिए किया है तो हमें भी लोक दिखाई के लिए जाना होगा। कल तुम छुट्टी ले लो, फिर मैं, तुम और तुम्हारे पापा तीनों ही चलेंगे। सुबह 11 बजे निकल जाएंगे। वैसे विराज का अपने साले की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी जाने के लिए हामी भर दी। शायद लोग दिखावे के लिए या फिर अपनी माँ की बात का मान रखने के लिए। अगले दिन शादी में रमेश जी, वानिया के चाचा जी, विराज को देखकर बोले, अच्छा, जमाई जी भी आए हैं? विराज ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ चाचा जी, शादी में तो आना ही था। रमेश जी, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी बात पर विराज बस फीका सा मुस्कुरा दिया। विराज का ज्यादा किसी से मिलने जुलने का मन नहीं था, सो वह हॉल में एक कोने में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। वहीं पर कुछ मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं और रिश्तेदार भी मौजूद थे। जब ऐसे ही दो महिलाओं की नज़र विराज पर पड़ी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही विराज और वानिया के रिश्ते पर अपना अपना तर्क देना शुरू कर दिया। नुपुर, पहली महिला, वानिया की पड़ोसन, विराज को देखकर बुदबुदाते हुए दूसरी महिला से बोली, सुना है इन दोनों का तलाक होने वाला है। मधु, दूसरी महिला, वानिया की दूर की बुआ, हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है पर अभी हुआ नहीं है। शादी में बुलाया होगा इनको, सो आ गए। नुपुर, मैं तो बहुत समय बाद देख रही हूँ विराज को, शादी को भी तो 5 साल हो गए। मधु, हाँ, 5 साल हो गए और दोनों के 3 साल का बच्चा भी है। पर देखो तो सही, क्या जमाना आ गया है। लोग बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते आजकल। पता नहीं क्यों 5 सालों बाद इन्हें तलाक लेने की याद आई है। सुना है विराज तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था। वह तो माँ बाप ने जोर जबरदस्ती की तो मना नहीं कर पाया, पर इन दोनों का रिश्ता तो कभी ठीक रहा ही नहीं था। नुपुर, सुन तो यही रहे हैं कि विराज दूसरे शहर में एक और लड़की के साथ भी रहता है, वो भी बिना शादी के। पता नहीं लोगों ने ये क्या नया फैशन निकाल लिया है आजकल, बिना शादी के साथ रहने का। भला बिना साथ फेरों के भी कोई रिश्ता होता है? इस वजह से ही वानिया मायके में रह रही है। मधु, पर इसमें वानिया की भी तो गलती है। आखिर क्या जरूरत थी मायके आने की? ऐसा तो होता ही रहता है। अब
औरतें थोड़ी आदमियों के पीछे पीछे बाहर घूमेंगी, कहाँ जाता है क्या करता है सब थोड़ी मालूम होता है। वैसे मुझे तो ये वान्या भी कम नहीं लगती। अब मायके में बैठकर भी नौकरी करती है, रोज बाहर आना जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना, यह सब गृहस्थी बसाने वाले ढंग तो नहीं है इसके। वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। नुपुर: ये बात तो सही है बहन, कुछ गलती तो वान्या की रही ही होगी। मधु: अरे कुछ क्या, मुझे तो बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। अपना घर छोड़कर पराए घर में बैठी है और फिर कहती है कि अपनी खुद की कमाई से खाएगी, अपने बच्चे को पालेगी। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है भला? नुपुर: होता तो क्यों नहीं, आजकल लड़कियां बराबर का काम करती हैं। मधु: अरे छोड़ो, वह बड़े शहरों की बात होगी, यह हमारा छोटा सा शहर, छोटा सा मोहल्ला, फिर उसमें उस हिसाब का परिवार भी तो होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह पति से तलाक लेकर नौकरी करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। इससे तो जमाना और भी बिगड़ेगा। बच्चों के क्या शिक्षा देंगे, क्या सीखेंगे? यही सब कुछ की पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हुई कि घर छोड़कर वापस आ जाओ, ऊपर से करो भी अपनी मनमर्जी। इससे तो बाकी लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नुपुर: खैर, हमें क्या करना, उनके घर की बात है, वह जाने। मधु: हाँ हाँ, हमें कौन सा फर्क पड़ता है, जब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिठाए रखे पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर। यह सब विचार शादी में आई औरतों के थे, जो न वान्या को अच्छे से जानती थी न ही विराज को, पर फिर भी ठीक ठाक टीका टिप्पणी कर चुकी थी दोनों पर। वान्या अपने भाई की शादी में व्यस्त थी, क्योंकि बारात जाने का समय हो गया था, लेकिन विराज ने उन औरतों की बातें सुन ली थी। वह अच्छे से सोच पा रहा था, शायद ही उनसे उन औरतों को कभी देखा होगा, फिर भी कितना कुछ बोल दिया उन्होंने वान्या के बारे में और उसके बारे में भी, यहाँ तक कि वान्या के चरित्र पर भी दोषारोपण शुरू कर दिया। आखिर यह लोग विराज और वान्या को जानते ही कितना है। विराज की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी। वह एक बड़े शहर में नौकरी करता है, उसे वहीं रहना था, वहीं सेटल होना था, तो लड़की भी अपने स्टैंडर्ड की चाहिए थी। लेकिन वान्या एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली की सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी, जिसको विराज के माता पिता ने पसंद किया था। विराज की अपने माता पिता के आगे एक नहीं चली, इसीलिए जबरदस्ती शादी के लिए उसको हामी भरनी ही पड़ी। अब ऐसी जबरदस्ती की शादी में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? विराज की मानसिकता उसे वान्या को कभी समझने का मौका ही नहीं देती थी। वही दूसरी ओर वान्या शांत चुप रहने वाली लड़की थी। विरोध का प्रखर रूप तो उसे कभी आया ही नहीं था। जैसे तैसे 2 साल बीत गए, फिर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। तब तक भी वान्या ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, शायद विराज का व्यवहार उसके प्रति ठीक हो जाए, पर ऐसा ना हुआ। बच्चे की जिम्मेदारियों ने तो विराज को एकदम चिड़चिड़ा बना ही दिया था। जो रूखापन वान्या के लिए था, वह अब कभी कभार झल्लाहट के रूप में बच्चे पर भी निकल जाता। विराज पहले भी बहुत कम ही घर आया करता था, अब तो उसका घर आना दिन ब दिन कम होता ही जा रहा था। वह लिव इन में समारा के साथ रह रहा था। समारा, जिससे वह प्यार करता था और शादी करना चाहता था। दोनों एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते थे और कई सालों से एक साथ लिव इन में रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समारा भी अब विराज पर शादी करने का दबाव बना रही थी, क्योंकि वह कब तक अपने परिवार को शादी के लिए टालती रहेगी। फिर एक दिन विराज ने तलाक के कागजात तैयार करवा ही लिए और इस मामले में वान्या की कोई राय ना ली गई। रजामंदी तो दूर की बात है, घरवाले भी उन दोनों के मनमुटाव और झगड़े से परेशान हो चुके थे, सो उन्होंने भी ज्यादा कुछ ना कहा। अब जब कोर्ट से महीने भर में तलाक मिल भी जाएगा, तो विराज को उन औरतों की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भले ही विराज इस शादी में खुश नहीं था,
वह शादी नहीं करना चाहता था, पर वान्या की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। यह तो वही था जो गाहे बगाहे उस पर चिल्लाता था, लड़ने के बहाने ढूंढता था ताकि उसे इस समस्या से निजात मिले। लेकिन यहाँ तो पासा ही उलट गया। सब लोग वान्या को ही गलत समझ रहे हैं। वान्या को कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। खैर, वान्या के भाई का विवाह संपन्न हो चुका था। मौका देखकर विराज ने वान्या से बात करनी चाही। वह ना कर सका। वह भी घर को लौट आया। अगले दिन उसने वान्या को फोन किया और एक बार मिलने का आग्रह किया। वान्या ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी तो मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि घर में काफी मेहमान हैं। वे शादी के बाद बहुत सारे काम भी समेटते हैं। लेकिन किसी तरह कन्विंस करके विराज ने 2 दिन बाद मिलने का समय निश्चित कर ही लिया। यह विराज की विनती थी, इसीलिए वान्या भी मिलने के लिए मान गई। विराज पिछले दिन से चिंता में था। जब से उसने उन औरतों की बातें सुनी थी, वह एक असमंजस से, एक दुविधा से घिरा हुआ था। उसे कहीं न कहीं आत्मग्लानि हो रही थी कि उसकी गलतियों की सजा वान्या को शायद जीवन भर भुगतनी पड़े। छोटे से शहर में किस तरह एडजस्ट कर पाएगी? लोगों के ताने क्या जीवन भर सहने होंगे? और जब हमारा बेटा उससे अपने पिता के बारे में सवाल करेगा, तो वान्या क्या जवाब देगी उसको? क्या हमारे बच्चे को जीवन भर बाप का प्यार नसीब नहीं होगा? क्या जीवन भर उसको भी ताने सुनने पड़ेंगे? बड़े होकर हमारा बेटा मुझसे कितनी नफरत करेगा? क्या मैं कभी अपने ही बेटे से नजरें मिला पाऊंगा? जब से साले की शादी से वह वापस आया था, यही सब विचारों ने उसके मस्तिष्क पर कब्जा किया हुआ था। 2 दिन बाद विराज और वान्या को निश्चित समय और जगह पर मिलने के लिए पहुंच गए। वान्या, क्या तुम ठीक हो? विराज ने वान्या से मिलने पर पहला प्रश्न यही पूछा। वान्या ने हाँ में सर हिला दिया। न ज्यादा कहने की उसकी आदत थी और न ही वह कुछ कहना चाहती थी। शायद अब जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच था, वह विराज को अपनी वीक साइड बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वान्या ने पूछा, आपने मिलने के लिए क्यों बुलाया? विराज ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। क्या तुम सच में ठीक हो वान्या? घर पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? और वंश कैसा है? वान्या, नहीं, वह मेरा घर है, वहाँ मुझे भला क्या समस्या होगी? और वंश भी एकदम ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। विराज, नहीं, मेरा मतलब कैसी चल रही है जिंदगी? सब ठीक तो है ना? वान्या, ठीक है, जैसी पहले थी। और आपकी? विराज, मैं भी ठीक हूँ। वह शादी में आया था तो ज्यादा समय मिल नहीं पाया था, तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसलिए सोचा कि हाल चाल जान लूं। वान्या ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। उसके गले से बस इतनी ही आवाज निकली। और कुछ? विराज ने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं, ठीक है, अभी डाइवोर्स को शायद महीना भर लग जाएगा। वान्या ने भी नजरें झुकाए ही जवाब दिया। मालूम है मुझे। विराज ने बात थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए और अगला प्रश्न किया। तुम जॉब कहाँ कर रही हो? वान्या, यही, बस छोटी मोटी नौकरी है, इसी शहर में हूँ। विराज, चलो, पढ़ाई काम आई तो सही। वान्या, पढ़ाई ही तो है जो जीवन में काम आई है, वरना इंसानों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। यह एक कटाक्ष था जो कि विराज भी समझ रहा था, पर वह पहले ही आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित था, तो कुछ ज्यादा कह ना पाया। वान्या ने भी बात खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, आपको कुछ और कहना था या मैं चलूं फिर? विराज, नहीं, बस एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे हाल चाल जानना था। तुम ठीक हो तो मैं भी खुश हूँ। वान्या, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। वान्या जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि ज्यादा देर वह रुकना भी नहीं चाहती थी। विराज भी घर को लौट आया। विराज उस शहर वापस जा चुका था जहां वह जॉब करता था। वहां समारा उसका इंतजार कर रही थी।
दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही काम करते थे। लेकिन जो विराज लौटकर आया था, वह विराज नहीं रहा जैसे पहले था। उसके मन की कश्मकश अब उसके चेहरे, उसके व्यवहार में भी दिखने लगी थी। कुछ तो बदला बदला सा था, जो समारा भी देख पा रही थी। उसने एक दो बार पूछा भी कि कोई परेशानी तो नहीं है, पर विराज ने टाल दिया। समारा यह समझती थी कि कोर्ट में डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उसका दबाव कहीं न कहीं विराज पर होगा ही। आखिर यह सब इतना आसान भी तो नहीं होता है। और फिर वह घर से आया है, तो मम्मी पापा, उनने भी कुछ कहा सुनी हुई होगी। उनका भी दबाव रहा होगा। लोगों से मिला है तो कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिला होगा। समारा तो यही सोचकर खुश थी कि डाइवोर्स के बाद उसकी और विराज की शादी हो जाएगी। दोनों के घरवाले भी अब इस बात को मान चुके थे, तो उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वहीं विराज हर दिन अपने आप को एक अंधे कुएं में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके दुख की तह तक कोई नहीं जा पा रहा था। विराज खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना परेशान क्यों है, उसे क्यों बुरा लग रहा है वान्या को छोड़ना, जबकि इन 5 सालों में वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया है। तो अब यह उलझन कैसी, जबकि वह तो वान्या के साथ शादी के पहले दिन से ही डाइवोर्स का मन बना चुका था। तो फिर अब जब डाइवोर्स के दिन करीब आ रहे हैं, उसको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उसको बार बार लग रहा है कि वह कुछ गलत कर रहा है? इन सब बातों से दूर वान्या अपने और अपने बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी। पड़ोसियों की और घरवालों की आए दिन व्यंग्यपूर्ण बातें वह सुनती रहती थी, इसीलिए वह इस माहौल से दूर रहना चाहती थी। उसने B.Com कर रखा था, फिर M.Com शादी के बाद किया था, लेकिन वह खुश थी कि कम से कम शादी के बाद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और ना ही विराज ने उससे कुछ कहा। विराज को फर्क ही कहाँ पड़ता था। वह वान्या से एक तरह की दूरी बनाए हुए था, जो उसके रूखे तीखे व्यवहार में हमेशा ही झलकती थी। वान्या ने जॉब के लिए बड़े और कई दूसरे शहरों में अप्लाई कर रखा था। वह चाहती थी कि वह इस माहौल से दूर रहकर अपना जीवन शांति से बिताए। कम से कम लोगों के तानों से तो निजात मिलेगी। इसीलिए उसने एक साथ कई जगह जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। विराज के साथ दूसरे शहर में अकेले रहते रहते अब उसे बाहर की दुनिया से कोई डर नहीं था। विराज का घर आना जाना ही कितना था। वह पहले भी तो अकेली ही रहती थी, तो अब क्या दिक्कत होगी उसको। लेकिन जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती, वह इसी शहर में मायके में रहकर एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, ताकि वह इन चीज़ों की हैबिचुअल हो सके कि उसे भविष्य में कोई समस्या ना आए। घर से बाहर निकलना, एक टाइम टेबल सेट करना, घर काम तथा बच्चे को एक साथ संभाल सके। वहाँ तो उसके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कुछ अकेले ही करना है। इसीलिए उसे मानसिक तौर पर खुद सक्षम बनना होगा, भावनात्मक परिपक्वता लानी होगी, ताकि बिना किसी सहारे अपना जीवन जी सके। आज की तरह वह किसी और से घर की उम्मीद ना करे और इंसानों की मोहताज ना रहे। कोई उसे फिर से बीच राह में इस तरह ना छोड़कर चला जाए। वह क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, इस बात की जानकारी भी उसने किसी को नहीं दी थी। यहाँ तक घर पर भी किसी को भनक तक नहीं लगती दी उसने। शायद आगे का पूरा जीवन वह अपने निर्णय पर ही जीना चाहती थी, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते पर। वान्या ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी को छोड़कर इस तरह एक कामकाजी महिला बनना होगा। पर जो किस्मत में लिखा हो वह कैसे न कैसे संभव हो ही जाता है। वान्या भी अब अपनी किस्मत को अपनी नियति मानकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। आखिर उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी तो थी। वह टूट नहीं सकती थी, कमजोर नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं, जज्बातों पर उसको नियंत्रण रखना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकती है। यह वान्या के लिए परीक्षा की घड़ी थी
और जिंदगी में इस तरह की इम्तिहान अक्सर आते रहती है। कुछ समय रहते हम भाप सकती हैं और कुछ बिन बताए आती हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कोर्ट में डाइवोर्स केस की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे विराज की उलझन भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह दोराहे पर क्यों खड़ा है, जबकि 5 साल से उसने इस दिन का इंतजार किया है। समारा भी विराज के इस अलग बर्ताव का कारण नहीं समझ पा रही थी। विराज का स्वभाव इस तरह क्यों बदल गया, उसने जानने की कई बार नाकामयाब कोशिश की। हिम्मत करके 1-2 बार फिर से बात की, पर वह विराज के दिल की गहराई में नहीं उतर सकी, उसके मन की तह ना जान सकी। वह विराज के चिड़चिड़ेपन की वजह से अज्ञात थी। थक हार कर उसने सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें छोड़ दी। उसे लगा यह वक्त ही ऐसा है जहां विराज एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में ढलने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा समय देना उचित होगा। लेकिन इस दुविधा की वजह वान्या विराज से एक ही मुलाकात में भाप गई थी, जो समारा कई अथक प्रयासों के बावजूद नहीं जान पाई। अतः समारा ने सारे प्रयत्न धरे ही छोड़े। विराज ने वान्या को जिस दिन मिलने बुलाया था, उसी दिन वान्या विराज के आत्मग्लानि भाव को समझ गई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे लगा कि अब विराज ने बहुत देर कर दी। अब जब महीने भर में डाइवोर्स हो ही जाएगा, तो इन सब का क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन। अब यह चिंता, यह प्यार सब नगण्य था। घर परिवार के सदस्य भी इस बात को ना माने, पर उसे नहीं पता था कि विराज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सोचा हुआ अक्सर कहाँ होता है, होता वही है जो किस्मत ने लिखा हो। वान्या के साथ भी तो वही हुआ। किस्मत ने ऐसा दांव खेला, एक बार फिर तकदीर ने ऐसी बाजी लगाई कि वान्या मूक दर्शक बनी देखती सी रह गई। वान्या ने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फिल की थी, उसमें से एक स्वीकार हो गई। उसे नौकरी मिल गई, वही शहर जहां वह पिछले 5 सालों से रह रही थी। एक अलग ही पहचान और नाम के साथ अब वापसी उसी शहर में हुई। उसे वहां रहना था जहां उसने अकेले रहना सीखा था, खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बांधी थी। खुद ने ही खुद को सहारा दिया था। हर दर्द, हर तकलीफ से अकेले ही गुजरी थी, उनका सामना किया था और कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। वही शहर जहां विराज के साथ, उसके नाम के साथ, उसके दी हुई पहचान के साथ रह रही थी। अब वहां उसे अपने बच्चे के साथ रहना था। ऑफिस भी विराज के ऑफिस के नजदीक था, जहां उनकी आए दिन भेंट होने वाली थी। कभी ऑफिस में जाते, बाहर निकलते, गाहे बगाहे टकरा ही जाने वाले थे। वान्या किराए के घर में शिफ्ट हो गई। बच्चा उसके साथ था तो दिन भर क्रैश में रहता। घर के काम के लिए उसने एक मेड रख ली थी। ठीक ठाक सैलरी थी। माँ और बच्चे का गुजारा भली प्रकार हो सकता था। वान्या ने अपने अस्तित्व की तलाश के लिए जो कदम उठाया था, वह फलीभूत हो रहा था। वान्या का अपने पैरों पर खड़े होना घर में किसी को भी नहीं अखरा। जब पिछले 5 सालों से दुख दर्द अकेलापन वह स्वयं झेल रही थी, तो अब खुद के निर्णय को लेने में सक्षम थी। उसके इस मजबूत पक्ष को देखते हुए कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। इस मुश्किल वक्त में वान्या ने जिस तरह खुद को संभाला था, वह काबिल तारीफ था। शायद पिछले 5 सालों के संघर्ष ने ही उसे इतना मजबूत बना दिया था। वह संघर्ष जो आए दिन उसके मन, मस्तिष्क और विचारों के टकराव से होता था। हालांकि उसके लिए गए यह वक्त आसान नहीं था, पर वह सारे द्वंद्व को दरकिनार रखते हुए खुद को काम करने और बच्चे की परवरिश में व्यस्त रखने से जरा भी ना घबराई। दूसरी तरफ विराज था तो द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसता ही जा रहा था। उसने वकील से कहकर तलाक की तारीख थोड़ी आगे की ले ली। समाज में तलाक होना इतना आसान और सहज भी नहीं है। कोर्ट भी दंपति को मौका देता है कि वह अपने रिश्ते को सुधार सके, नया जीवन शुरू कर सके, उसे रिश्ते में रहकर रिश्ते को मजबूत बना सके, उसमें प्यार भर सके, मान सम्मान आदर जो शायद अब तक नहीं था वह दे सके। आखिर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने की कोई तो वजह रहती ही है। जो भी कमी अब तक रिश्ते में थी वह पूरी की जा सके।
विराज के इस कदम से घर पर सभी खुश थे, वहीं समारा का बुरा हाल था। उसे अपना रिश्ता टूटता हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद उसका रिश्ता विराज के साथ पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो पाए। पर फिर भी एक आस उसके मन में अभी भी थी। उनका रिश्ता मजबूत था, चाहे शादी नहीं हुई हो, पर उनके बीच प्रेम तो था। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी होते हैं, पर जो प्यार, जो एहसास उनमें होता है, वह नामवर रिश्तों में हो ऐसा जरूरी नहीं। रिश्ता अनाम ही सही पर दिल से था, दिल का था, और दोनों के प्यार का सवाल था। 3 लोगों की जिंदगियां दो राहे पर खड़ी थी। एक फैसला उन तीनों की जिंदगी को नया मोड़ देता। वान्या अभी तक इन बातों से अनजान थी। उसे लगा शायद किसी कारणवश विराज ने तलाक को डिले करवाया है। वह इन बातों से परे अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रही थी। चिर परिचित लोगों और जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर अनजाने शख्स से मिलना, अनजाने राह पर चलना कठिन होता है। पर यह जिंदगी है, जो रंग दिखाती है हमें देखनी ही पड़ती है। इनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। या तो टूट कर बिखर जाओ या फिर हिम्मत करके निखर जाओ। यह पूरी तरह इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वह परिस्थितियों से किस प्रकार निपटता है। विराज को इस तरह द्वंद्व में देखकर समारा की परेशानी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे इस असमंजस्य की स्थिति में फंसा हुआ देखकर वह खुद ही सोच विचार में डूब गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके रिश्ते में एक बहुत ही महीन सी रेखा थी, जो उसे मिटती हुई सी दिख रही थी अब। वहीं विराज की माँ ने विराज से बात करनी चाहिए। इस बार जब वह घर गया तो माँ पापा ने तलाक के बारे में पूछा। क्या सब ठीक है? विराज: सब ठीक तो है, पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अभी उसने खुद ही को निर्णय नहीं लिया था, तो वह किसी को क्या जवाब दे। पर फिर भी उसने साहस बटोर कर जो कुछ भावनाएं उसके भीतर थी, उसने अपने माँ पापा के समक्ष रखा। उसे भी अब तलाक लेना इतना आसान नहीं लग रहा था। माँ पापा तो चाहते ही नहीं थे कि तलाक हो, तो उन्होंने कहा कि वे वान्या से बात करेंगे। विराज ने कहा, एक बार मुझे खुद बात करने दो, फिर आप लोग बात करना। अभी तो वान्या इस स्थिति से पूरी तरह अनजान है। ऐसे ही आप अचानक उससे बात करेंगे तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। विराज ने यह सब कह तो दिया था, पर उसे समारा की भी चिंता थी। वह पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। आखिर दोनों एक साथ रह रहे थे। भले ही शादी वान्या से हुई थी, पर विराज ने अपनी गृहस्थी समारा के साथ बसा रखी थी। उसे क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा, पूरी स्थिति से कैसे अवगत कराएगा। इस कश्मकश उलझन को क्या वह समझ पाएगी? क्या विराज की गलतियां माफ कर पाएगी? यह सही है कि विराज शादीशुदा है, यह जानते हुए भी समारा विराज के साथ रिलेशन में थी। पर दोनों ने बात पहले ही साफ कर ली थी कि विराज कभी न कभी वान्या को तलाक देकर समारा से विवाह करेगा, तो फिर समारा की इसमें एक तरफा गलती तो नहीं कही जा सकती ना। वह तो केवल विराज के शब्दों और वादों को सच मानकर उसके साथ रह रही थी। और रही बात शादी की, तो यह बात विराज भी अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन उसे समारा से शादी करनी है। पर अब वह क्या उत्तर दे? क्या इतना आसान होगा उसके लिए कहना कि अब वह वान्या को तलाक नहीं देना चाहता है? कैसे समझाएगा समारा को अचानक से यह सब क्या हुआ कि उसने वान्या को तलाक ना देने का निर्णय ले लिया? ऐसा तो कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने यह फैसला ले लिया? लेकिन जो भी था, अब वह दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता था। पिछले 5 सालों से वह 2 नाव पर सवार होकर चल रहा था। अब तो उसे अपनी जिंदगी को एक किनारे पर लाना ही था। बात एक तरफ करनी ही थी। रही बात हृदय परिवर्तन की, तो यह एक दिन को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय नहीं था। विराज को भी पिछले 5 सालों में वान्या की आदत हो गई थी। अपने बच्चे से लगाव हो गया था, जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया, जब तक उसने इस पर विचार विमर्श नहीं किया था। राज के साले की शादी में
औरतों की कही हुई बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, आत्ममंथन का अवसर दिया। उसका वे वान्या का पिछले 5 सालों का सफर एक साथ उसके जहन में उभर आया। उसने वह सारे पल याद किए जब जब वह दोनों साथ थे। वान्या की वफादारी, प्यार, विश्वास, लगाव और निश्चल प्रेम, जो गुण वान्या में मौजूद थे, जो एक पत्नी में होने चाहिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। पर बदकिस्मती से विराज में यह गुण नहीं थे, या यूं कहें कि यह सब समारा के लिए था। बस विराज ही ना जाने किस मोह माया में फंसा हुआ था कि उसे पहले कुछ ना दिखा। कहते हैं ना, रोशनी चारों ओर बिखरी रहती है, ये इंसान ही होता है जो आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि कितना अंधेरा है। यही विराज के साथ था। उसने अपनी आंखों के साथ साथ मन की आंखें भी बंद कर ली थी, जो उसे वान्या का समर्पण और प्रेम नहीं दिखता था। इंसान को सबक सिखाने के लिए एक क्षण काफी होता है। विराज भी उस दौर से गुजर चुका था। अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता था। इतने सालों की अनिश्चितता ने उसे थका दिया था। अब वह अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाना चाहता था। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वापस जब वह काम पर लौटा तो समारा ने फिर स्थिति का हाल चाल लेना चाहा। विराज अभी कुछ भी कहने से बच रहा था। आज वह समारा के साथ ना जाकर अपने उस घर में गया जहां वह वान्या के साथ रहा करता था। उस घर में हर कोने से वान्या की यादें जुड़ी हुई थी। वह कभी वान्या को वहां हमेशा देखा करता था, जो उसका बेसब्री से इंतजार किया करती थी। पर आज वह सिर्फ उसकी यादों में थी, उसके ख्यालों में थी। आज विराज वान्या के लिए बेकरार था। विराज के लिए यह संकट की घड़ी थी जिससे उसे गुजरना ही था। उसका सामना करना था और एक सटीक निर्णय लेना था, क्योंकि संकट को अनदेखा करने से वह टलता नहीं है। उसने हिम्मत करके वान्या से अगले दिन बात करने की सोची। वह उस घर में बसी हुई वान्या की यादों को महसूस करते हुए ही सो गया। व्यक्ति कई बार लोगों की बातों में और परिस्थितियों में इस प्रकार उलझ जाता है, वह अपने मन की आवाज नहीं सुन पाता कि वह क्या चाहता है, उसकी खुशियां कहाँ हैं। उसे बाहर का शोर सुनाई देता है जिसमें दिल की चाहत कहीं दब कर रह जाती है। वह उसे ही अपनी भावनाएं और चाहत समझकर करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर हुआ, विराज ने समारा को घर जाने को कह दिया। समारा, मुझे थोड़ा काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। समारा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अकेले ही निकल गई। विराज के बदले व्यवहार से समारा थोड़ा परेशान तो रहती थी, पर उसके दिल का हाल भी समझती थी। तलाक लेना जितना आसान होता है, तलाक की प्रक्रिया से गुजरना उतना ही कठिन भी होता है। भारतीय समाज में भले ही तलाक आजकल आम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक पारिवारिक दबाव झेलना ही पड़ता है। यह सब समारा अच्छी तरह समझती थी। भले ही वह एक बड़े शहर में घर से दूर रहती थी, पर वह भी आखिर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी और उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझती थी। इसीलिए उसने भी विराज को थोड़ा वक्त देने का सोचा। इधर जैसे ही वान्या ऑफिस से बाहर आई, जो विराज के ऑफिस के बगल ही में ही था, वान्या विराज को वहां खड़े देखकर वहां से निकलना चाहती थी, पर विराज ने वान्या का रास्ता रोककर कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वान्या थोड़ा चौंक सी गई, फिर साहस बटोर कर कहा, कहिए। विराज, नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। वान्या, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आज वंश को घर पर छोड़कर आई हूँ आया के पास, मुझे निकलना होगा। विराज, ठीक है, फिर घर पर ही चलते हैं। वान्या थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, पर फिर भी उसने ज्यादा कुछ ना कहा। सर हिलाते हुए गर्दन झुका ली। शायद विराज के सामने होने से जिन एहसासों से वह गुजर रही थी, उन्हें विराज के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि विराज उसके भीतर झांके। विराज गाड़ी की ओर बढ़ गया। वान्या भी गाड़ी में बैठ गई। वे दोनों घर के लिए निकल गए। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अलग ही तरह की शांति और खामोशी छाई हुई थी। ना वान्या कुछ बोल रही थी, ना विराज के कुछ कहने की हिम्मत ही हो रही थी।
जैसे कि उसने पिछली रात ये निश्चित किया था कि आज वह हर हाल में वान्या से बात करेगा, तो उसने बात पर जोर देते हुए कहा, वान्या, मुझे हमारे डाइवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है। वान्या, हाँ कहिए। वान्या को धक्का सा लगा, पर फिर भी उसने खुद के जज्बातों को दबाए रखा। विराज, वान्या, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ। वान्या, मैं डाइवोर्स केस वापस लेना चाहता हूँ। यह सुनकर वान्या को एक झटका और सा लगा। लेकिन क्यों? इतने साल इंतजार करने के बाद भी विराज का दिल नहीं पिघला था, तो आज वान्या का विराट से यह प्रश्न करना, लेकिन क्यों, कोई अचरज की बात नहीं थी। पिछले 5 सालों में जब विराज अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, तो इतने दिनों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह डाइवोर्स केस वापस लेना चाहता था। इसलिए यह प्रश्न क्यों, इस क्यों का जवाब वान्या को मिलना ही चाहिए था, पर शायद विराज के पास इसका उत्तर नहीं था। फिर भी उसने अपने दिल के जज्बातों, भावनाओं, आत्मग्लानि व पश्चाताप को शब्दों में बांधते हुए कहा, वान्या, आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि 5 साल तुमने बहुत मुश्किल से काटे हैं। मेरे रूखे व्यवहार और उस रवैये से तुम परेशान हो गई थी, इसीलिए तुमने भी मुझे तलाक केस फाइल करने से ज़्यादा नहीं रोका। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया, पर अब मैं बदल गया हूँ। मैं वह सब ठीक कर दूंगा जो मैंने बिगाड़ा है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरी खुशी तुमसे और मेरे बच्चे से है। मैं तुम दोनों के बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। खुश क्या, शायद मैं जिंदा ही ना रह पाऊंगा। वान्या, यह तलाक आसान नहीं है। तुमसे अलग रहकर मैं यह जान गया हूँ। मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, हमारे बच्चे के साथ हैं। हर पल मुझे तुम दोनों की याद सताती है। तुम्हारे साथ गुजारा एक एक पल याद आता है। मैं तड़प रहा हूँ तुम दोनों के बिना। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? और फिर मेरे तुम्हारे घरवाले भी तो यही चाहते हैं। वान्या भी निशब्द सी बैठी थी। वह विराज के अचानक कहे गए शब्दों से स्तब्ध थी। आखिर 5 सालों से उसने एक दंश झेला था, फिर पिछले कुछ महीनों से तलाक की प्रक्रिया वह देखती आ रही थी। अचानक से यूं कह देना कि तलाक नहीं लेती है, यह वान्या के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जैसे सोचने समझने की क्षमता ही खो दी हो। तलाक का फैसला उसका नहीं था, लेकिन उसने भी तो विराज को तलाक नहीं देने से रोका नहीं था। शायद वो जान गई थी कि विराज के साथ उसका भविष्य नहीं है। विराज अपना भविष्य केवल समारा में देखता है। दाम्पत्य जीवन के सुनहरे सपने उसने समारा के साथ संजो कर रखे हैं। अब यूं माफीनामा, उसे तलाक के लिए मना करना, यह सब वान्या के सहन करने की क्षमता से बाहर जा रहा था। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। वह अब थक चुकी थी। तलाक होना ही है तो आज अचानक पलट जाना उसकी सोच से परे था। पर फिर भी उसने समारा का ख्याल आते ही कहा, विराज, समारा, उसका क्या? वान्या का घर इतनी आसानी से बच रहा था। अगर वह तलाक के लिए ना कह देती है तो फिर आज विराज पूरी तरह से उसका था। वह तो खुद अब तलाक नहीं लेना चाहता था। वान्या की हाँ या ना ही उसके घर बसाने में एक बारीक अंतर बनाए हुए थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसने समारा का जिक्र यहाँ लाया, और क्यों ना लाए। आखिर उसका घर ना बसने में समारा का पिछले 5 सालों में जितना हाथ था, उसका यहाँ जिक्र होना तो लाजमी ही था। विराज, मैं बात करूंगा उससे। घर पर माँ पापा से बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि वह तुमसे बात करेंगे, पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहता था कि एक बार मैं खुद तुमसे पहले बात करूं। वान्या, तो ठीक है, फिर पहले समारा से बात कीजिए। वह पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप हमेशा ही उल्टा करते हो। जब पहला स्थान मेरा था, तब आपने हमेशा मुझे दूसरे स्थान पर रखा, और आज पहला स्थान समारा का है, तब पहले आप मुझे रख रहे हैं। आप उसके बारे में भी तो एक बार अच्छे से सोच लो।
अब तो हमारा डाइवोर्स होना निश्चित सा लग रहा है। मैंने इसे तकदीर मान लिया है। आप मुझसे तो बात करने चले आए, मगर आपका समारा से बात करना भी ज़रूरी है। पहले अपना और समारा का रिश्ता तय कीजिए कि उम्र भर किस रिश्ते में बंधकर रहना चाहती हैं। तब मुझसे बात कीजिए। मैं अब और कश्मकश में नहीं फंसना चाहती। इस भंवर से बहुत मुश्किल से निकाला है खुद को। आज आप फिर दुविधा में डाल रहे हैं मुझे। पहले एक बार आप अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। वान्या ये कहकर गाड़ी से उतर गई। ना जाने इतनी हिम्मत कैसे आई उसमें, किस आवेग में वह सब कह बैठी। पर जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा था। उसके जीवन का वृतांत था। वह भावनाएं थी जो कब से उसने अपने भीतर दबा कर रखी थी। आज वह ज्वालामुखी के सदृश फूट गई। उसे गुस्सा तब आया जब उसने यह सुना कि विराज ने अभी तक समारा से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वह कैसे अकेले दो औरतों के जीवन का फैसला कर सकता है। वह क्यों नहीं समझ रहा कि सारे निर्णय लेने के अधिकार केवल उसके नहीं हैं, जबकि बाकी लोगों की जिंदगियां इससे किस तरह प्रभावित हो रही हैं। तब भी तब भी वह नहीं समझ रहा। गाड़ी जो कुछ देर पहले ही घर के बाहर आ चुकी थी, वान्या सीट बेल्ट खोलकर कब की उतरकर बाहर जा चुकी थी। विराज जो वान्या की बात सुनकर चुपचाप बुत बने बैठा था। वान्या की आवाज फिर से उसके कानों में सुनाई दी, जो पलटकर कुछ कहने के लिए वापस आई थी। और हाँ विराज, जो भी करना इस बार एकदम पुख्ता कर लीजिए। कल को कोई फिर से डावाडोल स्थिति में ना उलझ कर रह जाए। इस बार फैसला एकदम सॉलिड लीजिएगा। वान्या गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। विराज बस उसे जाता देखता रहा। वान्या के घर का दरवाजा कब का बंद हो चुका था, पर विराज को वान्या खुद से दूर जाती हुई दिख रही थी। अब तो उनका तलाक केवल एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा था, जबकि मन से बिछो हुए 2 जमाने बीत गए। विराज की तरफ से तो यह रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया था। यह तो वान्या ही थी जो इस रिश्ते के डोर को अकेले संभाले हुए थी। पर अब जब वान्या भी डोर खुद छटक कर जा रही थी, तो फिर इस रिश्ते के डोर को कौन थामेगा। बात हाथों से निकलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। जो डोर अब तक वान्या ने थाम रखी थी, और शायद अब फिराज भी उसमें भागीदार बनना चाहता था, वह हाथ से फिसलती जा रही थी। उसे कुछ समझ न आया कि वह क्या करे। विराज गाड़ी में बैठा उस दरवाजे को देख रहा था जो वान्या ने बंद कर दिया था। वान्या की गलती नहीं थी। उसने अपने मन के दरवाजे 5 साल तक विराज के लिए खुले रखे थे। यह विराज ही था जो उसमें दाखिल ना हो पाया। अब तो उस पे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह भीतर जाकर अपने बच्चे से मिल सके। वह कार में बैठा ही बाहर सामने की ओर शून्य में ताक रहा था। आंखों में एक नमी सी छा गई थी, जिसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। जो पीड़ा, जो दर्द उसके सीने में उठ रहा था, उसे समझने वाला वहां कोई नहीं था। फिर उसने गाड़ी समारा के घर की ओर मोड़ ली। यही वो रास्ता था जो उसे हमेशा आसान लगता था, सुकून देता था। पर आज उसे इस रास्ते पर चलने में भी असहजता नहीं महसूस हो रही थी। वह सुकून उसे नहीं मिल रहा था। काश उसी दिन समारा को छोड़ देता जिस दिन उसकी शादी वान्या से हुई थी। वह उसे इस तरह छोटी उम्मीद तो न देता। आज खुद उसके लिए रास्ता बदलना मुश्किल हो गया है। वह किस राह में जाए और किसके साथ जाए। मन एक बात कहता है तो दिमाग दूसरी। वान्या को छोड़ता है तो उसे अपनी गलतियां याद आती है। समारा को छोड़ता तो फिर उसे अपनी गलतियां नजर आती है। उसके नसीब में शायद अब सुकून नहीं था। वह 2 औरतों का गुनहगार था, जिसमें गलतियां केवल विराज की तरफ उंगली उठा रही थी, उसे दोषी ठहरा रही थी। घर पहुंचकर उसने समारा से बात करनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू करें, अब यह भी उसके लिए कहाँ आसान होने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, अपने मन की दुविधा समारा के सामने कैसे रखूं। लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत जुटाकर वह बोला, समारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। समारा, हाँ कहो विराज। विराज, सोनू, मुझे मेरे और वान्या के तलाक के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। समारा जो किचन में खाना बना रही थी, विराज किचन में उसके समीप ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ उसे कनखियों से देख रहा था। अचानक समारा के हाथ वहीं रुक गए। विराज ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली।
शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। समारा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। इतने दिनों से विराज के बदलते रंग देख रही थी वो। उसे इस बात का अंदेशा था कि विराज कुछ ऐसा ना कह दे जो वह बर्दाश्त ही ना कर पाए। फिर भी उसने खुद को संयत करते हुए विराट से बात जारी रखने को कहा। सोनू, मैं वानिया से तलाक नहीं लेना चाहता। अगर तुम इजाजत दो तो क्या शादी करते वक्त तुमने मुझसे कौन सी इजाजत मांगी थी जो तलाक ना लेने का फैसला करते हुए इजाजत लेना चाहते हो? विराज, सोनू, तुम मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ना आराम से सो पा रहा हूँ, ना मुझे चैन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तूफान में फंस गया हूँ। जब तुम्हारी खुशियाँ देखता हूँ तो वान्या के साथ की हुई नाइंसाफी याद आ जाती है। और अगर वान्या के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ तो फिर तुम्हारे साथ इंसाफी होती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे चक्रव्यूह से निकालो। इस उलझन में अब मैं नहीं जी सकता हूँ। इस बवंडर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हेल्प मी समारा, इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? समारा, जो विराज की बात सुनकर छल्ला उठी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया। यह तो तुम्हें पहले सोचना था। अब मैं इसमें क्या ही कह सकती हूँ? मैं घर पर क्या जवाब दूँ? यही कि विराज ने तलाक लेने से मना कर दिया है। क्या उनसे ये कहूँ कि आप मेरे लिए कोई और रिश्ता देख लें? कौन करेगा मुझसे शादी, जब घर पर सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रह रही हूँ? इस बात का बखेड़ा तो वहाँ पहले ही बनाया जा चुका है। अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूँ कि मैं और विराज साथ नहीं रहेंगे, शादी नहीं करेंगे? तुम ही बताओ विराज, क्या यह इतना आसान है? बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि तुम वान्या से तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे। तुम्हारी उन बातों का, वचनों का क्या, जो तुमने मेरे साथ किए थे? अब तुम्हें वान्या के साथ हुई नाइंसाफी याद आ रही है। तुमने उसे कभी धोखे में नहीं रखा था। वह मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में हमेशा से जानती थी। जब तुम हफ्ते में 4-5 दिन यहाँ रहते थे, क्या तब उसे नहीं पता था कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो? वह तो 5 सालों में शायद यह सोच सोच कर ही जी रही थी कि यह रिश्ता आज नहीं तो कल टूटेगा ही। मेरा क्या, मैं तो 5 सालों में हर दिन इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जी रही थी कि हम दोनों का रिश्ता एक दिन जुड़ेगा। और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसा तो नहीं सोचा था विराज मैंने। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समारा ने स्वयं पर काफी संयम रखना चाहा, पर शब्दों में कठोरता वह ना कम कर सकी। हाँ, उसके लहजे में दुख, दर्द और तकलीफ झलक रही थी, पर उसका कहा हुआ एक एक शब्द भी तो सच था, और सच सदैव कड़वा होता है। विराज को यह कड़वा घूंट पीना ही था। विराज के पास तो कहने को जैसे कोई शब्द ही ना हो। यह बात तो सच है कि समारा 5 सालों से उसकी बात पर विश्वास करके ही जी रही थी कि उन दोनों का रिश्ता शादी के 7 वर्षों में बंधेगा। विराज बारी बारी वान्या और समारा दोनों के मन की बात सुन चुका था। उन दोनों का पक्ष तो उसने जान लिया, पर उसके दिल का हाल समझने वाला कोई नहीं था। जीवन में उठाया हुआ एक गलत कदम अब उसके गले की फांस बन गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि एक गलती की सजा इतनी बड़ी तो कैसे हो सकती है कि जीवन भर में वह इससे पीड़ित रहे, कुंठित रहे, घुटता रहे। क्या इसका कोई हल नहीं निकलेगा? उसे इस घुटन और जिल्लत में ही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या सारी उम्र वह इस उल्फत में रहेगा कि उसके सही वक्त पर कदम ना उठाने के एक फैसले ने उसे जीवन भर की तकलीफें और लांछन दे दिए? अभी थोड़ी देर पहले समारा जो खाना बना रही थी, अब घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी। आधा अधूरा खाना बना था। वह जस का तस पड़ा था। न विराज को भूख थी, न समारा को। आज की रात समारा पर बहुत भारी रहने वाली थी। समारा को जिस बात का डर था, वह बात आज विराज ने साफ कर दी थी। वहीं समारा, जो इतने दिनों से इस बातों से बेखबर थी, अपनी नियति कुछ और ही मान ली थी, आज विराज से रूबरू होने पर वापस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। समारा लगातार रोई जा रही थी। विराज का कुछ भी करना, कहना अब उसे शांत नहीं कर सकता था। वह रोते रोते सोच रही थी कि कल वह वान्या से बात करेगी। यह निर्णय लेकर वह कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। विराज को अभी कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन वान्या जैसे ही घर पहुंची तो विराज का फोन आया। वान्या,
वह माँ पापा आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहती हैं। वान्या समझ गई थी कि उन्हें क्या कहना होगा, क्या बात करनी होगी। वान्या ने कहा, ठीक है, कब आ रहे हैं? विराज, आज रात तक पहुंच जाएंगे, मैं आज घर पर ही हूँ। तुम मेरे घर मतलब हमारे घर आ जाओ। क्या तुम आज रात के लिए वहां रुक सकती हो? विराज ने थोड़े संदेहास्पद लहजे में ही पूछा। वान्या कुछ सोच में पड़ गई, पर उसने विराज को हाँ कर दी। विराज, जिसने शायद ना सुनने की उम्मीद कर रखी थी, वान्या की हाँ ने उसे विस्मय में डाल दिया। फिर कुछ समझकर उसने धन्यवाद देते हुए फोन कट कर दिया। अब तो वह भी थक गया था। क्या जीवन भर दूसरे लोग ही उसके जीवन के अहम फैसले करते रहेंगे? उसे यह हक कब मिलेगा, जब वह किसी और को ध्यान में ना रखते हुए खुद ही फैसला लेने के लिए काबिल होगा? आखिर कब कब वह बिना किसी की परवाह किए, बिना कोई फैसला लेगा, ऐसा फैसला जो उसको उसकी सारी खोई हुई खुशियां लौटा दे, उसका खोया हुआ सुकून लौटा दे। इधर विराज के कहने पर वान्या विराज के घर आ गई। वह वंश को साथ ही लेकर आई थी। विराज और उसके मम्मी पापा पहले ही घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग वान्या को इतने लंबे अरसे के बाद देखकर खुश भी हुए और भावुक भी। आभा जी ने तो वंश को देखती ही उसे वान्या की गोद से लेकर अपने सीने से चिपका लिया। उनकी आंखों में नमी छलक आई थी। आखिर वंश उनका खून था, उनके घर का चिराग था। जैसे ही वान्या घर आई तो उसे पता चला कि उसके मायके वाले भी आज रात तक वहां पहुंचने वाले हैं। वान्या ने तलाक के बारे में अपने घर वालों से कुछ बात नहीं की थी। उन्हें तो उतना ही पता था जितना पहले पता था, लेकिन विराज के माँ पापा ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। वान्या समझ गई थी कि एक बार फिर सब बैठकर उनके जीवन का निर्णय लेने वाले हैं, पर इस बार वह उनकी बातों में नहीं आने वाली। उसने कड़ा फैसला ले लिया कि अब वह वही करेगी जो विराज, समारा और खुद के लिए सही होगा, उनके रिश्ते को नई दिशा देगा। आखिर कब तक उनकी बातों में ही आकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे? उन्हें भी तय करने दिया जाए कि उन्हें किसके साथ रहना है और अपनी खुशियां कहाँ ढूंढनी है। कम से कम जीवन में इतनी उम्र तो जी चुके थे कि खुद के लिए सही और गलत का फैसला ले सके। उन्हें औरों की बातों में बहकावे में आने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि पहले से ही ज्ञात था, रात को खाना खाने के बाद वान्या और विराज के घर वाले उन्हें समझाने लगे। वान्या और विराज दोनों मुंह बांधे बैठे थे। माँ पापा उन्हें एक साथ देखना चाहते थे। फिर एक बच्चा था उनका। उन दोनों के अलग होने के निर्णय से उसके जीवन पर भी तो प्रभावित होगा। यह बात वान्या अच्छे से जानती थी। इसीलिए तो उसने खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया था। और शायद अब विराज भी अभी इस बात को समझ गया था। इसीलिए तलाक लेने से उसके कदम डगमगा रहे थे। दोनों के माता पिता ने भी उन्हें यही समझाना चाहा कि तलाक ना लें, यह किसी के हक में भी उचित नहीं है। और क्या विराज अपने बच्चे से दूर रहकर समारा के साथ रह पाएगा? और क्या समारा भी विराज के साथ रह पाएगी, यह जानते हुए कि उसका एक बच्चा है? तलाक के बाद भी तो विराज पर बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी। वान्या कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही विराज। दोनों उनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। एक अच्छा खासा भावुक और सामाजिक भाषण उन दोनों ने चुपचाप अपना मुंह सिले हुए सुन लिया था। बस वे इतना नहीं समझ पा रहे थे कि जब भावनाओं को ही ध्यान में रखकर तय करना है, तो वे खुद की भावनाओं को सर्वोपरि क्यों नहीं रखते? समाज और लोगों की बातों का क्या है? वह आज कुछ है तो कल को बदल जाएंगी। उन्होंने हर बात को अच्छे से समझाया। तलाक के जो परिणाम एक भारतीय समाज में मध्यम वर्गीय परिवार, पति पत्नी के ऊपर और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव, हर परिपेक्ष में सोच कर देखा। दोनों ने शांति व विनम्रता पूर्ण उनके विचार सुने, लेकिन पलटकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह परिवार की आखिरी कोशिश थी उनके रिश्ते को बचाने की। वे मन से चाहते थे कि ये रिश्ता बचा रहे। अब विराज और वान्या दोनों को ही लग रहा था कि तलाक ना लेना ही बेहतर होगा। उन दोनों के परिवार वाले भी वही चाहते हैं। अगर एक बार को वो अपने माता पिता की खुशियों को नजरअंदाज भी कर दें, तो भी वान्या विराज की खुशियां तो एक दूसरे के साथ ही थी। और फिर यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियों का सवाल था,
क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ वंश का था, जिसने दुनिया में आकर अभी कुछ जाना समझा भी ना था। विराज, वान्या और समारा तो फिर भी बड़े थे, परिपक्व थे। जो भी फैसला लिया जाएगा, तीनों ही उस फैसले के अनुसार खुद को ढाल लेंगे, कैसे न कैसे करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन उस नन्हे से 3 साल के बच्चे का क्या? आखिर इस तलाक का सबसे बुरा असर तो उस मासूम पर ही पड़ने वाला था। इसीलिए विराज और वान्या ने आपसी सहमति से एक दूसरे को कुछ दिन दिए, अच्छे से सोच विचार करने के लिए। इधर विराज ने जब से डाइवोर्स की डेट पीछे हटवाई थी और परसों उन दोनों की जो बहस हुई थी, समारा का दिल तभी से बेचैन था। वह सोच सोच कर थक गई थी, पर उसे कुछ भी इस ट्रायंगल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था जैसे वह यहाँ से बहुत दूर चली जाए, एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई उसे जज करने वाला हो, ना उस पर कोई अपनी मर्जी थोपने वाला हो, जहाँ ना किसी अपने को खोने का डर हो, ना किसी के बेबुनियाद सवालों के जवाब देने का दबाव हो। सुकून तलाश करते हुए समारा ने अकेले 2 दिन के लिए वृंदावन जाने का फैसला लिया, ताकि भगवान के शरण में जाकर उसे कुछ सुकून मिले और वह सही फैसला लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। समारा ने वृंदावन जाकर भगवान के दर्शन किए और अपने आप को समय दिया, अपने विराज और वान्या के रिश्ते के बारे में विचार विमर्श करने का। जब समारा ने हर पहलू से तीनों के रिश्ते के बारे में गहराई से सोचा, तो उसे एहसास हुआ। समारा की आत्मा ने उसे झिंझोड़ा और उसने खुद से कहा कि मुझे विराज और वान्या की शादी के बाद ही अलग हो जाना चाहिए था। जब विराज अपने माता पिता का विरोध करके पहले ही मुझसे शादी नहीं कर पाया था, तो अब माता पिता के साथ बीवी बच्चे और दुनिया भर का विरोध करके मुझसे शादी करना विराज के लिए कहाँ पॉसिबल था। मैं ही विराज और खुद से छोटी उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अगर विराज के मेरी शादी नहीं भी होती तो मुझे कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। लेकिन वान्या, उस बेचारी का क्या होगा? समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन एक तलाकशुदा औरत को लोग किस नज़र से देखते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी तो डाइवोर्स हुआ भी नहीं है, अभी से लोगों ने उसके चरित्र पर दोषारोपण शुरू कर दिया है। वह मासूम निर्दोष किस किस को यकीन दिलाएगी कि गलती उसकी नहीं थी। मेरा घर तो बस जाएगा, लेकिन वान्या को जीवन भर बिना जीवन साथी के रहना पड़ेगा। उसके लिए कितना मुश्किल होगा अकेले इन कांटों भरी राहों पर चलना। अगर विराज और मेरी शादी नहीं भी हुई, तो फिर भी मैं कैसे न कैसे करके अपने घर वालों को समझा लूंगी। लेकिन वान्या, वह बेचारी नन्हे से वंश को क्या जवाब देगी? सवाल सिर्फ हम तीनों का नहीं है, सवाल यहाँ वंश का भी है। मैं वान्या के साथ साथ उस नन्हे मासूम की भी गुनहगार बन जाऊंगी। और अब विराज और मेरा रिश्ता भी कहीं कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं रहा है। क्या होगा यदि मैं शादी के बाद भी उसके साथ खुश नहीं रह पाई? और अगर खुश रह भी ली, तो हमेशा मेरे सीने पर एक बोझ रहेगा कि मैंने एक औरत और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत गलत होगा, अब हम सबके लिए बहुत गलत होगा। मुझे अब जल्द से जल्द कड़ा फैसला लेना ही होगा और विराज और वान्या दोनों से बात करनी होगी। वैसे भी उन रास्तों से वापस मुड़ जाना ही बेहतर होता है, बजाय उन रास्तों पे चलने के जिन पर चलने से इंसान को मुकाम हासिल ना हो। जो रिश्ते तिल तिल मरने को मजबूर करें, सम्मान ना दे सकें, यहाँ तक कि इंसान का वजूद ही छीन ले, उन रिश्तों को नया मोड़ देना ही उचित होता है। मन में निश्चय करके समारा वापस लौट आई और उसने जाते ही वान्या से बात करने का फैसला लिया। अगले दिन समारा जल्दी ही ऑफिस चली गई। वह ऑफिस के बाहर वान्या के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वान्या आती दिखी, समारा ने कहा, वान्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वान्या, मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती समारा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी नई नई नौकरी है, मैं काम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हम शाम को बात करेंगे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। समारा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ऑफिस खत्म होने के बाद इंतजार करूंगी।
ठीक है, ये कहकर दोनों अपने अपने काम पर चली गई। उधर आज विराज अनमने मन से काम में लगा हुआ था। उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। शाम को वान्या और समारा, जैसे कि उन दोनों ने पहले ही निश्चित किया था, एक शांत सी जगह पर बैठे थे। ना वान्या को समारा से कोई गिले शिकवे थे, ना ही समारा को वान्या से कोई शिकायत थी। वे दोनों एक दूसरे का सच पहले ही दिन से जानते थे। शायद जो कुछ इतने समय से हो रहा था, उसे अपनी तकदीर के कांटे मान कर चल रहे थे। एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर ना देखकर उन्होंने इसे केवल अपना दुर्भाग्य ही समझा था। आज दोनों आमने सामने थी। अब बात कैसे शुरू करें किसी को नहीं समझ आ रहा था। वान्या ने पूछा, कहो समारा, तुम कुछ कहना चाहती थी। समारा, हाँ, मेरी विराज से बात हुई थी, वह कह रहा था। वान्या, छोड़ो समारा, विराज क्या कह रहा था, तुम क्या कहना चाहती हो वह कहो। वान्या के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। तुम जानती हो वान्या, मैं क्या कह सकती हूँ। तलाक के बारे में विराज से बात हुई। वान्या ने फिर से पूछा। हाँ, मैंने उसने इस बारे में बात की, पर वह भी शायद किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा। अब भी असमंजस्य में है, तो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। समारा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ वान्या, तुम्हारी शादी के बाद हमें अलग हो जाना चाहिए था। मैं प्यार करती थी विराज से और विराज मुझसे, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। जब उसने विश्वास दिलाया था कि हम जीवन भर संग रहेंगे, इसीलिए मैंने भी उसका साथ ना छोड़ा। समारा जैसी भी हो, वह बुरी इंसान नहीं थी। वह खुद से पहले दूसरों को ऊपर रखने वाली औरत थी। उसे अपने अधिकारों को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं आता था, लेकिन वह सही को सही और गलत को गलत कहने में जरा भी नहीं हिचकती थी। आखिर वह औरत थी, अच्छी तरह समझती थी कि वान्या के जीवन पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। समारा, देखो वान्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बारे में काफी सोच विचार किया। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से भी सोच चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी खुशियों को छीन कर अपना घर नहीं बसाना। वैसे भी मुझे खुशियाँ हमेशा ही दुख के लिफाफे में बंद मिली हैं। मेरे लिए उन खुशियों का कोई मतलब नहीं जो किसी और को जिंदगी भर के आंसू दे। कुछ फैसले लेने कठिन होते हैं, शायद वे आपके लिए जिंदगी भर का रुख मोड़ सकती हैं, पर फिर भी दिल पर पत्थर रखकर हमें कई बार ऐसे फैसले करने होते हैं जो आवश्यक होते हैं, चाहे हमारे हित में हो या ना हो, पर जीवन भर का मलाल नहीं रहने देते। समारा ने कहना जारी रखा, और सबसे जरूरी बात, मैं विराज के लिए सब कुछ करूंगी। पता है वान्या, विराज पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ है। वह क्या चाहता है, क्या महसूस करता है, उसके भी जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। उसे जिंदगी से क्या चाहिए, यह सब पहली बार खुलकर किसी के सामने बोल पाया है। अगर उस समय वह तुम्हारी और खुद की शादी के समय खुलकर विरोध करता, तो शायद आज हम सबकी जिंदगी इस कदर ना उलझी होती। पर ना तब कुछ कह पाया था और ना ही साफ साफ अब कुछ कह पा रहा है। तब भी उसने दूसरे लोगों की खुशियों के लिए उनकी बात मान ली थी, और आज भी वह मेरे और तुम्हारे बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। पर अब मैं जान गई हूँ कि उसे क्या चाहिए। मैं मानती हूँ तुम्हें लेकर उसका व्यवहार हमेशा ही रूखा रहा है, पर वह अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटा। चाहे मैं इस शहर में उसका इंतजार करती थी, पर वह नियमित तुम्हें जाकर संभालता था, देखता था, तुम्हारा हाल चाल पूछता था। वह अनगिनत बार तुम पर बेवजह छल्लाया होगा, चिल्लाया होगा, पर वह उसकी दबी हुई भावनाएं थी जो कोई समझता नहीं था। आग के रूप में तुम पर बरसती थी। हम उससे ही क्यों उम्मीद करें कि हर बार वह सबकी बात माने और उसकी कोई एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो। क्यों हर बार वही बलिदान करे, अपनी खुशियों का गला घोटे। बेशक हमने खुद की गलती तो मान ली, अपने अपने दर्द का फलसफा भी सुना दिया, पर उसका नहीं सोचा कि वह ना जाने कितने ही दिनों से दर्द में जी रहा है। 3 दिन पहले जब उसने मुझसे बात की तो मेरा भी क्रोध उस पर फूट पड़ा था, पर वह सिर्फ क्षणिक था। मैं नफरत नहीं करती उससे, ना ही कभी कर पाऊंगी। गलती तो उसके परिवार की भी है कि उसकी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता विराज की गलती है या नहीं, मैं बस 5 सालों में उसे इतना ही जान पाई हूँ कि कभी तो हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसका परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। हर वक्त उससे क्यों उम्मीद करें कि वह सबको खुश रखे और उसे कोई एक छोटी सी खुशी भी ना दे पाए।
मैं जानती हूँ तलाक के फैसले से तुम्हारी जिंदगी किस कदर प्रभावित होगी। एक औरत हूँ इतना तो समझ ही सकती हूँ। पर इस बार मैं अपने या तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ विराज के लिए एक निर्णय लेना चाहती हूँ। क्या होगा तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। पर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। मैं बस पहली बार विराज को खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुलकर सबके सामने खुद को एक्सप्रेस करे, अपनी भावनाएं व्यक्त करे। मेरा फैसला तीनों को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करेगा। किसी और की खुशियों को छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। उस शहर के लोगों के बारे में क्या सोचना जिस शहर में रहना ही नहीं है। तभी हम इस दुविधा से बाहर निकल पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही विराट से इस बारे में बात करूंगी। वान्या, जो अभी तक चुपचाप समारा की बातें सुन रही थी, वह बोली, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? आखिर अपना फैसला तो बताओ। समारा, जल्दी ही पता चल जाएगा। कह रही हूं ना वान्या कि चिंता मत करो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। इतना कहकर समारा ने अपनी बात खत्म करनी चाही। वान्या एक दो बार पहले भी समारा से मिल चुकी थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को एक दो बार में ही अच्छे से भांप सकता है। समारा भी वान्या के बारे में इतना तो जान गई थी कि वान्या एक शांत स्वभाव की लड़की है। वह बेशक पढ़ी लिखी आज के दौर की महिला है, पर घमंडी और बदतमीज बिल्कुल नहीं थी। वान्या ने भी बात को अधिक खींचना ठीक नहीं समझा। वह बस अपना पक्ष समारा के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी, ताकि समारा कोई भी फैसला लेते समय एक बार हर तरफ से सोच समझकर ही कोई ठोस निर्णय तक पहुंचे। वान्या को भी पता था कि वह विराट के तलाक ना लेने के फैसले में समारा उसे मजबूर नहीं कर सकती, और ना ही वह करना चाहती थी। उसे भी फिक्र थी विराज की। आज वान्या को एहसास हुआ कि समारा विराज को मजबूर करके हासिल नहीं करना चाहती थी। ना जाने क्यों समारा की बातों ने वान्या के दिल में पनपी कई गलत फहमियों की धूल आज हटा डाली थी। बात करके दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गई। इतने सालों में समारा भी विराज को अच्छे से समझने लगी थी। वह इस बार बिना किसी और का सोचे समाज के बारे में कही जाने वाली बातों को ना सोचकर हर दायरे से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का फैसला अपने लिए लेना चाहती थी। अब वह दायरा शब्द की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। वह उसमें बंद कर नहीं रहना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वह अब इस दोहरे रिश्ते में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। साथ ही साथ विराज और वान्या को भी वह उनके हिस्से की खुशियां लौटाना चाहती थी। रात के समय विराज और समारा का घर। समारा, विराज, तो क्या सोचा है तुमने? तुम क्या चाहते हो? विराज, पता नहीं समारा, कुछ समझ में नहीं आता। समारा, पर मुझे समझ में आ गया है विराज, तुम अब वान्या से तलाक नहीं लोगे, यही सही होगा। उसके इस बात पर विराज उसे हैरानी से देखने लगा। तभी समारा ने विराज का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती विराज, और यह मेरी खुद की सोच है। मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है विराज, पर बस अब इन सब का अंत यही करते हैं। रिश्तों को निभाया जाता है, ढोया नहीं जाता। तुम वान्या और अपने वंश के साथ ही खुश रहोगे। मैंने समाज की उस दकियानूसी सोच से खुद को बाहर निकाल लिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे साथ लिव इन में रहने पर मुझे क्या कहेंगे, पर हाँ, मुझे तब फर्क पड़ेगा जब मैं तुम्हारा बसा बसाया घर उजाड़ कर तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगी। जो गलती मैं और तुम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, अब उसको सुधारने का समय आ गया है विराज। और सोचो जरा क्या होगा अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो। अगर हमारा रिश्ता शादी के बाद जड़ और विकलांग हो गया तो। अगर शादी कर लेने के बाद हम दोनों में से किसी एक को भी इस रिश्ते में घुटन महसूस हुई तो। यह क्या बात हुई कि कोई एक अपना जीवन जीता रहे और दूसरा घुटता रहे। यह तो न्यायोचित नहीं है। मैंने महसूस किया है कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा विराज। अब अगर मेरी खुशियाँ मुझे मिल भी गई तो क्या तुम वैसे मेरे साथ रह पाओगे जैसे पहले रहते थे? विराज एकटक समारा को देख रहा था। एकाएक वह बोल पड़ा, तुम ठीक कहती हो समारा, शायद इस रिश्ते का अंत ऐसे ही लिखा है। पर क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मैं तो कभी तुमसे नाराज थी ही नहीं।
क्योंकि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। जो था जैसा था सब कुछ पहले ही दिन से मेरे सामने था। मैं चाहती हूँ विराज, तुम भी अब इस दायरे से बाहर निकल जाओ। आज विराज खुद को रोक ना पाया। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसकी आंखें छल छला आई और वह समारा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। समारा भी रो पड़ी। कुछ देर दोनों एक दूसरे का कंधा भिगोते रहे। फिर जब विराज कुछ संभला तो बोला, समारा, तुम नहीं जानती कि तुमने आज मुझे किस दुविधा से निकाला है। मैं तो सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि क्या करूं, क्या फैसला लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल, मेरी राह आसान कर दी। तुमने बिल्कुल सही सोचा है समारा। यह तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी समझदारी है। तुमने सच में सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी मुश्किल हल कर दी है। अगले दिन समारा ने वान्या को पास के पार्क में मिलने बुलाया, जहां वह विराज के साथ पहुंची थी। उसने वान्या की ओर देखते हुए कहा, वान्या, आज मैंने अपना फैसला बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतना कहकर उसने वान्या का हाथ विराज के हाथ में दे दिया। उसकी इस हरकत से वान्या ने चौंक कर एक बार समारा और अगले पल विराज को देखा तो समारा ने हाँ में अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, हाँ वान्या, यही है मेरा फैसला। आज तीनों की आंखें नम थी और तीनों के लिए कुछ भी कहना सुनना मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन वान्या और विराज को एक करके आज समारा राहत महसूस कर रही थी कि उसने विराज और वान्या को उनकी खुशियां लौटा दी। विराज को समारा का माफीनामा भी मिल चुका था। वह सुकून में था कि समारा ने उसकी गलतियों को उम्र भर गुनाहों के पुलिंदे में नहीं बांधा। अब वह आजाद था। सर उठाकर कह सकता था कि शायद वह उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, लेकिन अब उसने फैसला दिल से लिया था। अब आत्मग्लानि के भाव से वह मुक्त था। यही उसकी उपलब्धि थी। वान्या ने बाहर निकलते ही समारा का हाथ पकड़कर थैंक यू कहा। समारा, थैंक यू की कोई बात नहीं है। गिल्ट और कमिटमेंट में फ़र्क समझती हूँ। विराज का मेरे साथ रहना उसे गिल्ट से दूर कर रहा था, पर उसका कमिटमेंट तो तुम्हारे साथ था। फिर मैं कैसे उसका कमिटमेंट टूटने देती। वान्या, तुम भी पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ है उसे भूल जाना, अधिक गंभीरता से मत लेना। विराज की खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, उसका भविष्य तुम्हारे साथ है। पता है विराज में यही खूबी है कि वह एक अच्छा इंसान है। वह लोगों की बात सुनता है, अपने परिवार की खुशियाँ सर्वोपरि रखता है। इसीलिए शादी के वक्त खुलकर परिवार के विरुद्ध नहीं बोल पाया, पर सही और गलत का फैसला ले सकता है। मुझे विराज से कोई नाराजगी नहीं है। दुनिया बहुत छोटी है और यह जिंदगी भी। मैं कोई बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। मेरे दिल ने जो कहा, हमारे लिए जो सही था, मैंने वही किया। तुम और विराज साहब ने खुश रहना। मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। समारा की बातों में थोड़ी हिदायत थी और ढेर सारी शुभकामनाएं थी, ताकि पिछले दिनों की गलतफहमियों को भुलाकर अपना नया जीवन शांति और खुशी खुशी शुरू कर सके। वान्या ने समारा के हाथ थामे हुए हाँ में गर्दन हिलाकर उसके कहे कथन को स्वीकार किया। विराज ने वान्या से कहा, तुम चलो वान्या, मैं आता हूँ। वान्या चली गई। शायद विराज को समारा से कुछ बात करनी थी। विराज, थैंक यू समारा। नहीं विराज, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मुझे अब समझ ना आता तो शायद मैं एक बार फिर गलती कर देती। पता है तुम गलत नहीं हो, बस सही वक्त पर फैसला नहीं ले पाते हो। ये कहकर मुस्कुरा दी समारा। विराज, मैं आगे से कोशिश करूंगा कि सही वक्त पर सही फैसला ले सकूं। चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। समारा, विराज मुड़कर चला गया। समारा की आंखों में नमी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। आज वह दुखी थी, पर खुद से ज्यादा खुश थी। उसको इस बात की खुशी थी कि जबरदस्ती विराज को अपने साथ नहीं बांधा उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने विराज के मन को पढ़ लिया था कि उसकी खुशी सिर्फ वान्या और वंश के साथ है। जिंदगी में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। यह दिमाग ही है जो किसी चीज को जटिल या फिर सरल बनाता है। हम जितना उस बारे में सोचेंगे उतना ही उसमें उलझते जाएंगे, और जिंदगी को जितना सहजता से लेंगे उतना ही जीवन जीना आसान हो जाएगा। एक शब्द दायरा, उससे बाहर निकलना ही होगा। हर चीज बंद कर नहीं रह सकती है, वह भी तब जब वह किसी के जीवन से जुड़ी हो। जिस प्रकार औरतों के लिए दायरा बना है,
उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी तो यह दायरा है जो हमारे हृदय को आघात पहुंचाए, आज़ादी छीन ले, बेड़ियों में जकड़े रखे, सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का हनन करे। वह दायरा नहीं, भ्रम है। उस दायरे को छोड़ना होगा, यह भ्रम तोड़ना होगा। और समारा ने आज यही भ्रम तोड़ा था। वह किसी और के भरोसे नहीं थी, अपने दम पर अपना जीवन जिएगी। वह स्वयं ही सक्षम है सब कुछ करने के लिए, उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। बात जब आत्मसम्मान पर आ जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप ही जागृत हो उठता है। बशर्ते व्यक्ति को स्वाभिमान का मोल ज्ञात होना चाहिए। हिम्मत स्वयं ही बन जाती है। व्यक्ति साहसी बनकर जटिल से जटिल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। समारा अब आजाद थी। उसे किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने बारे में सोचकर अपने जीवन को नया मोड़ देना था। उसे हर पल घुट घुट कर नहीं रहना होगा। उसे यह नहीं सोचना होगा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसने इन बेड़ियों को तोड़ दिया है। अब उसने जीवन का सही अर्थ जान लिया है कि जिंदगी में किसी दूसरे के हिस्से की खुशियां छीनकर कभी भी अपनी झोली खुशियों से नहीं भर सकते। ऐसी खुशियों का कोई मोल, कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब इंसान दूसरों की खुशियों की इमारत को ढाकर अपनी खुशियों का महल खड़ा करता है तो वह इस महल में एक दिन भी उसके लिए जेल से बदतर बन जाता है। आज समारा को जीवन का सही अर्थ समझ आ चुका था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।